जब से तिरुपति मंदिर के प्रसाद में महापाप का खुलासा हुआ, तब से देश भर के मंदिर सावधान हो गए, क्योंकि भगवान को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में किसी तरह का कोई खेल हो, यह कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए देश भर में कई मंदिरों में प्रसाद को बनाने से पहले और बनाने के बाद हर लेवल पर जांच की जा रही। कई सरकारों ने तो यह आदेश जारी कर दिया है कि मंदिर का प्रसाद बिना जांच के भगवान के सामने जाएगा ही नहीं। इन मंदिरों में तिरुपति के बाद सबसे ज्यादा चर्चा पुरी के जगन्नाथ मंदिर की हो रही है, क्योंकि यह भी देश में सनातन के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है और देश के सबसे बड़े मंदिरों में एक। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भी प्रसाद को लेकर हड़कंप मचा है। कहा गया है कि प्रसाद को बनाने से पहले देसी घी और दूसरी सामग्रियों की जांच की जाएगी। पुरी जगन्नाथ मंदिर में भगवान को दिन में 6 बार भोग लगाया जाता है। इस भोग में 56 तरह के पकवान बनते हैं, इसलिए इसे 56 भोग भी कहा जाता है। लेकिन अब ये इन 56 भोग को बनाने से पहले जो इसमें देसी घी इस्तेमाल होगा उसकी जांच की जाएगी। इसके सही पाए जाने पर प्रसाद को तैयार किया जाएगा। हालांकि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में अब तक कोई ऐसा मामला आया नहीं है सामने, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर ओडिशा सरकार चूंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए यह फैसला किया कि भाई मामला आए, भावनाएं आहत हो, उससे पहले अपने आप ही चेक कर लो कि भाई कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। जगन्नाथ पुरी के प्रसाद को लेकर यह मान्यता है कि इस प्रसाद को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। भगवान के भोग के बाद इस प्रसाद को पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ लगती है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा विस्तार से कि यह प्रसाद बनता कैसे है, क्या मान्यताएं। लेकिन ओडिशा सरकार का फैसला क्या है नया, पहले वो सुन लीजिए। पुरी जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी की क्वालिटी चेक की जाएगी। इस मंदिर को घी की सप्लाई ओडिशा मिल्क फेडरेशन यानी ओमफेड की तरफ से किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर को घी सप्लाई का काम सिर्फ यही अकेली कंपनी करती है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये एक सरकारी संस्था है, लेकिन बावजूद इसके कई लेवल पर घी की क्वालिटी की जांच की जाएगी। जगन्नाथ मंदिर में करीब 1000 साल से प्रसाद बनाने की परंपरा चली आ रही है। यहां 2 तरह का प्रसाद बनाया जाता है। पहला होता है कोथा भोग, जिसको भगवान को भोग लगता है, और दूसरा बरादी भोग, जो श्रद्धालुओं के अनुरोध पर तैयार किया जाता है। इन दोनों तरह के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले देसी घी की जांच अब ओडिशा सरकार के फूड डिपार्टमेंट की तरफ से की जाएगी। मतलब आप सोचिए कितना ध्यान रखा जा रहा है श्रद्धालुओं की आस्था का कि सरकारी कंपनी से घी मिल रहा है, बावजूद उसके कहा जा रहा है कि नहीं, इसको चेक करेंगे, ताकि इतनी सी भी गलती की गुंजाइश न बचे। जगन्नाथ मंदिर को लेकर सबसे बड़ी मान्यता यह है कि यहां भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है, ऐसा माना जाता है कि यहां भगवान स्वयं इस प्रसाद को ग्रहण करने आते हैं। इसलिए ओडिशा सरकार हिंदुओं की आस्था को लेकर पूरी सावधानी बरत रही है। जगन्नाथ मंदिर में घी के जांच का दूसरा पहलू यह भी है कि इस मंदिर में रोजाना हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। त्योहारों के दौरान यहां 1 लाख से ज्यादा लोग रोजाना प्रसाद पाने आते हैं। ऐसे में ओडिशा सरकार चाहती है कि जब ये लोग इस प्रसाद को खाएं तो उस समय उनके मन में कोई शक ना हो, वो पहले की तरह ही पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस प्रसाद को ग्रहण करें। आज आपको पुरी जगन्नाथ मंदिर के इस प्रसाद के बारे में विस्तार से भी बताता हूं। आमतौर पर देश के मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद को प्रसाद ही कहा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है और इसे मंदिर परिसर की रसोई में ही तैयार किया जाता है। दरअसल भगवान जगन्नाथ के लिए रोजाना 56 भोग बनता है। ये सभी 56 तरह के पकवानों को मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। इसके बाद मिट्टी के इन बर्तनों को तोड़ दिया जाता है। इन 56 पकवानों में दाल, चावल, खिचड़ी, सब्जी, फल के अलावा 11 तरह की मिठाइयां बनती। इन सभी चीजों को सिर्फ देसी घी में पकाया जाता है। इस महाप्रसाद को लेकर यह मान्यता है कि यहां मां लक्ष्मी की देखरेख में ही प्रसाद बनता है। इस प्रसाद को भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने से पहले देवी विमला को भोग लगाया जाता है। देवी विमला को मां पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इसके अलावा यहां रोजाना करीब 15,000 लोगों के लिए प्रसाद बनता है, लेकिन त्योहार आता है तो संख्या 1 लाख से ऊपर की हो जाती है। अब जरा प्रसाद के लिए सामग्री जो होती है उसकी लिस्ट देखिए। 50 क्विंटल तो चावल लगता है, 20 क्विंटल दाल और 15 क्विंटल सब्जी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रसाद को मंदिर के करीब 600 रसोइये मिलकर बनाते हैं और इस प्रसाद को करीब 700 चूल्हों पर बनाया जाता है। तो महाप्रसाद ऐसे ही थोड़े कह रहे हैं। इसके अलावा महाप्रसाद को बनाने के लिए मंदिर में मौजूद 2 कुओं के पानी का इस्तेमाल होता है। इन दोनों कुओं का नाम गंगा और जमुना है। आप सोचिए कि इस प्रसाद को बनाने के लिए कितनी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। इस मंदिर में भगवान के प्रसाद को पकाने के प्रोसेस को भी
थोड़ा विस्तार से समझिए, क्योंकि बहुत अलग है और ये सैकड़ों सालों से ये प्रोसेस चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस रहस्य को प्रसाद बनाने वाले लोग भी नहीं समझ पाए। दरअसल प्रसाद बनाते समय यहां लकड़ी के चूल्हे पर मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो मेरे बगल में आप देख रहे हैं, इसी तरह से एक के ऊपर एक ये रखे जाते हैं। इसमें सबसे ऊपर रखे बर्तन में रखा पकवान सबसे पहले पकता है। इसके बाद नीचे की तरफ एक एक रखे बर्तनों की सामग्री पकती। अब यहां बनने वाले प्रसाद को लेकर यह भी कहा जाता है कि यहां हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता। चाहे भक्तों की संख्या कितनी हो जाए, लेकिन प्रसाद कम नहीं पड़ता है। और प्रसाद कितना ही बना हो, कभी प्रसाद कम पड़ने वाला ही नहीं है। वैसे सिर्फ पुरी की बात नहीं है, तिरुपति बालाजी की घटना के बाद अब राजस्थान की सरकार भी बहुत सावधान हो गई। यहां भी सीएम भजनलाल ने सभी मंदिर में प्रसाद की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग मंदिरों में जाकर पहले प्रसाद की जांच कर रहे हैं, इसके बाद ही भगवान को भोग लगा रहे हैं। प्रसाद की जांच के बाद फूड डिपार्टमेंट की तरफ से मंदिरों को प्रसाद की शुद्धता का एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट को देने की शुरुआत जयपुर के एक मंदिर से हो चुकी है। यह जयपुर का बहुत प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर है। यहां भगवान गणेश को सिर्फ देसी घी से बने लड्डुओं का भोग चढ़ता है। बहुत से भक्त तो यहां 100-100 किलो के लड्डुओं का भोग लगाते हैं। आप देखिए ना भाई, लड्डू का साइज देख लीजिए। हालांकि जांच अधिकारियों के यहां प्रसाद में कोई कमी नहीं मिली है। जांच अधिकारियों को इस मंदिर को फूड डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह का शुद्धता का सर्टिफिकेट दिया गया है। इसमें प्रसाद की जांच के बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है कि बॉस हमने सब चेक किया है और सब सही निकला। ये देखिए, वो सर्टिफिकेट मिला है मंदिर को। तो इस तरह से ध्यान रखा जा रहा है कि कैसे तैयार हो रहा है प्रसाद, किस तरह का प्रसाद चढ़ रहा है। और चूंकि ऐसा सर्टिफिकेशन मिल गया तो भाई भक्त जो है उनको भी लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है मामला। वैसे तो राजस्थान किले, महल, राजा रजवाड़ों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहां 20 से ज्यादा ऐसे मंदिर हैं जिनकी मान्यता पूरी दुनिया में। इन मंदिरों को देखने विदेशी पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर किसी मंदिर के प्रसाद को लेकर कोई शिकायत आती है तो इससे आस्था के साथ साथ देश के सम्मान को भी चोट लग सकती है। राजस्थान सरकार के पास अब तक पूरे देश से 54 बड़े मंदिरों की तरफ से आवेदन आ चुके हैं। इनमें से 14 मंदिरों के प्रसाद की जांच हो चुकी है, जिन्हें फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से शुद्धता का सर्टिफिकेट मिल चुका है। इसके अलावा अगर कोई श्रद्धालु मंदिर में 1.25 मणि या 56 भोग लगवाना चाहता है तो वो भी अपने प्रसाद की जांच करवा सकता है। राजस्थान सरकार यह अभियान अभी 26 सितंबर तक चलाएगी, लेकिन अगर किसी को मंदिर के प्रसाद पर शक है तो फूड सेफ्टी विभाग को इसकी शिकायत की जा सकती है। आप राजस्थान के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का यह बयान भी सुनिए। इसके बाद आपको प्रसाद को लेकर उत्तराखंड सरकार के नए आदेश के बारे में बताता हूं। राजस्थान में 14 मंदिरों को हम FSSAI के मापदंडों पर आधारित जो सर्टिफिकेट है, भोग सर्टिफिकेट भी हम दे चुके हैं। 54 एप्लीकेशंस हमारे पास हो रहा है। हम लगातार मंदिरों को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि जो भोग वो चढ़ाते हैं तो उसका वो FSSAI के मापदंडों के अनुसार हो। तो 54 मंदिरों की हमारे पास हमारी प्रेरणा से एप्लीकेशंस हैं। उन सबको पूरा करने और रूटीन में सारा देखने के लिए कि कहीं कोई इस तरह की कोई एडल्ट्रेशन की और कोई बात ना हो जाए, तो हम 2-3 दिन का एक अभियान चला रहे हैं। राजस्थान की तरह उत्तराखंड सरकार ने भी मंदिरों के प्रसाद को लेकर जांच के आदेश दिए। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है और यहां विश्व प्रसिद्ध 4 धाम की यात्रा होती है। इस यात्रा में लाखों लोग आते हैं, इसलिए लाखों लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए अब उत्तराखंड सरकार ने भी मंदिरों में बनने वाले प्रसाद की जांच के आदेश दिए। अब यहां भी फूड सेफ्टी विभाग की जांच के बाद ही प्रसाद को भगवान को चढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी श्रद्धालु को किसी मंदिर के प्रसाद को लेकर लग रहा है कि भाई यहां गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी मन में शक आ रहा है, तो वो शिकायत कर सकता है। तो ये भी व्यवस्था चल रही है कि भाई अगर किसी को भी कुछ गड़बड़ लग रहा है तो वो ठीक करा लेंगे हम, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। एक तरफ प्रसाद में मिलावट रोकने और ऐसी मिलावट करने का पाप करने वालों का पता लगाने की चुनौती है। दूसरी चुनौती यह भी है कि हमारे यहां धार्मिक त्योहारों पर जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो हिंदू त्योहार और उत्सव होते हैं, उनमें पत्थरबाजी करने वालों का कैसे इलाज हो। अभी हाल में गणेश उत्सव के दौरान महाराष्ट्र के भिवंडी में भी ऐसा ही हुआ था, आपको याद होगा, जहां गणपति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई थी। लेकिन जो लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, उनसे जब इस तरह की पत्थरबाजी पर सवाल किया जाता है तो ऐसे लोग सवाल पूछने वाले से ही उलझ जाते हैं। आज AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने, हमारे सहयोगी ने जब उनसे इसी पे सवाल पूछा कि भाई भिवंडी में क्या हुआ, ये ठीक था पत्थर चलाना, आप देखिए कि टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर से असदुद्दीन ओवैसी कैसे भिड़ गए, बाबरी में किसने पत्थर चलाया
था, कहां बाबरी पहुंच गए भाई? भिवंडी पे सवाल पूछ रहे हैं हमारा रिपोर्टर, वो बाबरी चले गए। सुनिए ओवैसी कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जवाब दे रहे हैं। ओवैसी साहब, हाल ही में जब भिवंडी में दंगे हुए तो वहाँ पर कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए, इससे जो पब्लिक भड़क गई और हालात बिगड़ गए। तो क्या ये जय श्री राम के नारे लगाना गलत है? और दूसरा ये कि जो गणपति की मूर्ति पे जो लोग पत्थर फेंकते हैं, क्या वो सच्चा मुसलमान हो सकता है? देखिए, कोई भी सच्चा या पक्का या झूठा ये आप और मैं तय करने वाले नहीं है, समझे ना। जो सबसे पहले अच्छा इंसान होना पड़ेगा, तभी वो अच्छा मुसलमान, अच्छा हिंदू होगा। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप में ना अच्छे और बुरे की तमीज पैदा होगी। और अगर आप जब रिलीजियस प्रोसेशन निकाल रहे हैं तो आपका रिलीजियस प्रोसेशन आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी के भी रिलीजियस प्लेस के ऊपर कुछ गड़बड़ करें। और अगर कोई गड़बड़ करता है तो कानून को अपना काम करना चाहिए, ये हमारा मानना है। रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। कोई देखिए, एक बात सुनिए 6 दिसंबर को कौन से पत्थर फेंके गए थे? सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। 6 दिसंबर को कौन सा पत्थर फेंका गया था? नहीं, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को पत्थर फेंका गया था। नहीं, 6 दिसंबर को पत्थर फेंका गया था। 6 दिसंबर को पत्थर फेंका गया, जिसने मस्जिद तोड़ दी आपने। छोड़ दीजिए। नहीं, आप मेरे मुंह में अल्फाज डाल के अपनी सुन तो लीजिए। आप अपनी टीआरपी रेटिंग्स देखना। एक मिनट ठहरो। आप 6 दिसंबर को खंडन करेंगे? करिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मैं भी सुनिए, मैं अब जवाब दे रहा हूँ भाई। देखिए, सुन तो लीजिए। आप ऐसा करेंगे, अगर आप मन बना के आए हैं कि मेरी टीआरपी बढ़ जाएगी जी टीवी की और ईटी की, तो नहीं होगा। आप सुनना पड़ेगा, या नहीं सुनेंगे तो मैं खामोश बैठ जाता हूं। अब इतना देखिए, मेरे को अंदाजा है कि मोदी जी के बारे में इतना बोला हूं, आपको तकलीफ हो रही है अंदर से, मगर मैं ये कह रहा हूं कि कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, किसी की तरफ से हो। और कानून का उल्लंघन होता है तो पुलिस एक्शन लेगी। आजकल तो सीसीटीवी आ गया ना, सीसीटीवी में सब निकलता है। वो तो बीएनएस में वो उसको एक्सेप्ट भी हो रहा है। अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो कानून अपना काम करेगा, मगर कानून जब काम करेगा तो सबके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई मेरे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलेगा और उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी से कुछ भी पूछिए, वो बाबरी से नीचे बात ही नहीं करते। हमारे रिपोर्टर ने तो बाबरी के बारे में कह दिया, लेकिन वो खंडन नहीं कर पाए जो पत्थरबाजी की घटना है। कानून को काम करना चाहिए, सीसीटीवी है, ये है, वो है। खैर, वो कानून के काम करने की बात कर रहे थे। यूपी में कैसे कानून काम कर रहा है, अब आपको ये दिखाता हूं। पाठशाला में अगली क्लास, खाने में थूकने, यूरिन मिलाने वालों की शामत आई है। योगी ने कौन सा बड़ा फैसला लिया है? नेम प्लेट से लेकर बुलडोजर तक योगी का मैसेज कैसे क्लियर है कि मैं झुकेगा नहीं। योगी के 7.5 साल अपराधियों के लिए 7.5 कैसे साबित हो गए, और कैसे योगी मॉडल अब कांग्रेस में की जो हिमाचल की सरकार है, वो योगी मॉडल कैसे फॉलो कर रही है, वो भी आपको दिखाऊंगा इस चैप्टर में। देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा यूपी सीएम योगी और योगी मॉडल की। योगी आदित्यनाथ यूपी में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। आज यूपी में योगी सरकार के 7.5 साल पूरे हो गए। योगी के ये 7.5 साल का कार्यकाल जिस तरह अपराधियों और माफियाओं के लिए 7.5 ही साबित हुआ है, उसको लेकर भी बहुत सी बातें होती रही और अब भी हो रही हैं। लेकिन इन सब बातों को की परवाह किए बिना योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ एक्शन में जुटे हैं। उनका मैसेज क्लियर है, मैं झुकेगा नहीं। योगी ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं और उन फैसलों पर जिस तरह से एक्शन हो रहा है, उसकी चर्चा हर जगह है। उनमें फैसले लेने की जो क्षमता है, उसको लोग नजीर की तरह देख रहे हैं। वो मिसाल बन चुके हैं। जैसे ढाबों और होटल्स में नेम प्लेट जरूरी है, अपराधियों का नॉन स्टॉप एनकाउंटर, भू माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन, गड्ढा मुक्त सड़कें वरना टोल टैक्स नहीं। ऐसे फैसले सीएम योगी लगातार ले रहे हैं। सीएम योगी के वो एक्शन जो दूसरे राज्यों के लिए योगी मॉडल बन गए हैं, उनके बारे में आज आपको पाठशाला में विस्तार से बताऊंगा।
लेकिन सबसे पहले बात योगी आदित्यनाथ के उस ऑर्डर की जिसकी चर्चा कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों में भी हो रही है। दरअसल योगी आदित्यनाथ किसी भी मुद्दे पर चर्चा कम और एक्शन ज्यादा लेने में विश्वास रखते हैं और हाल के दिनों में यूपी में कुछ जगहों पर रोटी में थूकने, जूस में यूरिन मिलाने, खाने में मिलावट जैसी घटनाएं सामने आई, जिसके बाद सीएम योगी ने अशुद्ध के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। खाने पीने के सामान के साथ गंदी हरकत करने वालों के हाहाकारी इलाज का रास्ता साफ कर दिया, जिसके बाद कांवड़ यात्रा के बाद रेस्टोरेंट और ढाबों की नेम प्लेट फिर चर्चा में आई, क्योंकि सीएम योगी ने आदेश दे दिया है कि यूपी में अब सभी रेस्टोरेंट और ढाबों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। रेस्टोरेंट और ढाबों में उनके मालिक और मैनेजर की नेम प्लेट लगानी होगी सब जगह। इसके साथ ही आदेश में साफ कहा गया है कि खाने पीने के सामान में गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस आदेश की जरूरत क्यों पड़ी, यह समझना जरूरी है। दरअसल सीएम योगी को हाल के दिनों में शामली, हापुड़ और गाजियाबाद में जूस में थूकने, यूरिन, पेशाब मिलाने के मामले सामने आए। इसके अलावा बागपत का भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आरोपी मोहम्मद शहजाद तंदूर में रोटी बनाते वक्त उन पर थूकता दिखाई दिया, जिसका जिक्र सीएम योगी ने पिछले दिनों गोरखपुर में एक रेस्टोरेंट के उद्घाटन के वक्त भी किया। आपको वो बयान सुनवाता हूं, फिर आपको बताऊंगा इसका परमानेंट इलाज करने के लिए योगी ने जो एक्शन लिया वो कैसे कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में अब करने जा रही है। पहले योगी को सुनिए। वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। गोरखपुर में तो योगी ने सिर्फ शब्दों से ऐसी गंदी हरकत करने वालों को मैसेज दिया, लेकिन फिर इस गंदे काम पर नकेल कसने के लिए योगी स्टाइल में फरमान जारी किया और वो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भी रास आ गया। हिमाचल सरकार ने भी अब योगी मॉडल को अपनाने का फैसला कर लिया है, जिसकी जानकारी हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सीएम योगी के ऑर्डर वाली खबर शेयर की और उसके साथ लिखा कि हिमाचल प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की तरह सभी रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल लगाने वालों को नेम प्लेट लगाना जरूरी होगा ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। हिमाचल की कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को सुनिए, फिर योगी के उन फैसलों के बारे में भी बताएंगे जो दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं और उन्हें लागू भी किया जा रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। अब कोई कांग्रेस से पूछे, जब यही काम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में किया था तो इसे माइनॉरिटीज पे हमला बता दिया था, देश में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश बता दिया था। मोदी योगी पे सवाल खड़े किए थे इसी कांग्रेस और पूरे इंडिया अलायंस ने। अब कांग्रेस की सरकार हिमाचल में कर रही है। कई लोग तो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि हिमाचल में जो हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखाई है उसका असर है ये कि वहां पर कांग्रेस सरकार को इस तरह के फैसले लेने पड़ रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने खाने पीने के सामान के साथ खिलवाड़ करने वालों को सबक सिखाने की ठान ली है, दूसरी तरफ माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ खटाखट और फटाफट अंदाज में एक्शन हो रहा है। यूपी में योगी के आने से पहले एक वक्त ऐसा था कि कानून व्यवस्था बहुत बड़ी चुनौती थी भाई, माफियाओं का बोलबाला होता था, अपराधियों को किसी तरह का कोई खौफ नहीं था। लेकिन आज गुंडे माफिया अपराधियों में खौफ है और यह खौफ एनकाउंटर और बुलडोजर जैसे एक्शन की वजह से। 2017 में योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने और 20 मार्च 2017 से 5 सितंबर 2024 तक के आंकड़ों पर अगर नजर डालें, यूपी में 12,964 एनकाउंटर हुए, जिनमें 207 अपराधी मारे गए। योगी सरकार में अपराध का सफाया करने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा भी चला, जिसमें 6,500 अपराधी घायल हुए, जबकि कुल 27,117 अपराधी गिरफ्तार हुए। यही नहीं, योगी सरकार के 7.5 सालों में माफियाओं और अपराधियों के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर फुल स्पीड से चला। इस दौरान 1,535 अपराधियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। भले ही सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद लोगों को लगा हो कि अब यूपी में बुलडोजर का इंजन बंद हो जाएगा, नहीं बॉस, यूपी के बहराइच में फिर बुलडोजर का एक्शन हुआ है। हालांकि यह एक्शन इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद हुआ। दरअसल बहराइच में लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान और घर बना लिए,
कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन लोग घर खाली करने, दुकान खाली करने को तैयार नहीं थे। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया गया और हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद आज प्रशासन की टीम अवैध निर्माण को ढहाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच गई। एक ही दिन में 23 अवैध मकानों और दुकानदारों को मिट्टी में मिला दिया गया। यूपी में बड़े माफियाओं पर, भू माफियाओं पर, दंगाइयों पर, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों पर जिस तरह से धड़ाधड़ बुलडोजर एक्शन हुआ, उसका असर दूसरे राज्यों में दिख रहा है। बुलडोजर एक्शन की वजह से योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया पर लोग बुलडोजर बाबा के नाम से बुलाने लगे और इसका जनता पर ऐसा पॉजिटिव असर हुआ कि दूसरे राज्यों में योगी मॉडल फॉलो होने लगा। इसमें मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है, दिल्ली है और झारखंड जैसा राज्य शामिल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की सत्ता वाले राज्यों में भी बुलडोजर एक्शन दिखा, कांग्रेस और दूसरे पार्टियों के सत्ता वाले राज्यों में भी बुलडोजर की गरज सुनाई दी। भले ही योगी के एक्शन दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बन गए, उनकी तारीफ भी हो रही है, उन्हें लागू भी किया जा रहा है, लेकिन यूपी में कुछ लोगों को योगी का स्टाइल उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले भी रास नहीं आया और लगातार 2 चुनाव जीतने के बाद भी रास नहीं आ रहा। इसमें सबसे आगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जो बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर में पीडीए और जाति का नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं। मठाधीश और माफिया को एक जैसा बता रहे हैं, लेकिन सीएम योगी ठान चुके हैं कि माफियाओं और अपराधियों का पूरी तरह से सफाया होने तक उनका अभियान रुकेगा नहीं। हर मंच से वो इस बात को कहते हैं। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि वो नौकरी करने नहीं आए, जो करेगा वो भुगतेगा। आप भी योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में दिया वो बयान सुनिए, फिर आपको बताऊंगा अखिलेश के बाद अब किसने यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर सवाल उठाए। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता है। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। भाई ये तो सब जान चुके हैं कि योगी जो कहते हैं वो करते भी हैं, लेकिन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की योगी की मुहिम कुछ लोगों को पसंद नहीं। अखिलेश यादव के बाद माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने भी यूपी में पिछले दिनों सुल्तानपुर डकैती कांड में हुए मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर सवाल उठाए। हालांकि अफजाल अंसारी का एनकाउंटर पर चिंता जताना लाजमी भी है, क्योंकि उन पर खुद गैंगस्टर एक्ट के 2 केस समेत 5 केस चल रहे हैं और अंसारी परिवार की भी अवैध तरीके से कब्जाई करोड़ों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल चुका है। एक बार अफजाल अंसारी पर को सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर पर उठे सवालों का जवाब क्या दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा ये कहा है कि किसी का इनकाउंटर पुलिस को करने का कानून में अधिकार नहीं है। फर्जी इनकाउंटर घर से ले जाइए पकड़ के, गोली मार दीजिए, केहू का गोड़ में मार दीजिए, केहू का छाती पे मार दीजिए, केहू का कपार में मार दीजिए। जब आरोप लगने लगा तई कौन लोग केहू ठाकुरों पे मार दिया जाओ। आपने जो पहले किया वो भी हत्या थी, और जो यादव की हत्या के बाद ठाकुर की हत्या किया बैलेंस करने के लिए, ये भी हत्या है, दोनों हत्या है। और दोनों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यानी जिन पर खुद केस चल रहे हैं वो बता रहे हैं कि हत्या कोई और कर रहा है। पहले अखिलेश यादव और माफिया मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी, हर कोई यूपी में हो रहे एनकाउंटर और इन्हें करने वाली यूपी एसटीएफ पर सवाल उठा रहा है। कोई अपराधी की जाति पे सवाल खड़े कर रहा है, कोई एनकाउंटर में शामिल जवानों के पहनावे पर। ऐसे में आज यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश ने एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, एसटीएफ के लिए कोई भी अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और जब भी कार्रवाई होती है तो पहली कोशिश गिरफ्तारी की होती है, लेकिन एसटीएफ के पास जो केस आते हैं वो खूंखार अपराधियों से जुड़े केस होते हैं। तो इससे में क्या करें? अगर वो नहीं अरेस्ट हो रहा है, भाग रहा है, तो क्या किया जाए? आप भी यूपी एसटीएफ के चीफ को सुनिए एक बार। एसटीएफ को बड़े अपराधियों के विरुद्ध लगाया जाता है, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध लगाया जाता है जो खूंखार हैं, पुलिस पे फायर कर देते हैं, पुलिसकर्मियों की हत्या कर चुके हैं। तो ऐसे में ये लाजमी है कि एसटीएफ को अपनी तैयारी भी करनी पड़ती है अपराधियों के हिसाब से, और वैसी ट्रेनिंग भी करानी पड़ती है और उनको उसी माइंडसेट से अपराधियों को पकड़ने के लिए अपना जाल भी तैयार करना पड़ता है। ये हर एनकाउंटर बहुत ही कड़ी परीक्षा से होकर गुजरता है। मैंने ये कुछ
डिबेट्स में, टीवी डिबेट्स में सुना है कि ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए अथवा इनाम के लिए किए जाते हैं। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का कोई नियम यूपी में पिछले 8 सालों से नहीं है। यानी बात सिर्फ एनकाउंटर की नहीं बल्कि नैरेटिव की है। यूपी में जल्दी 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए हर पार्टी और नेता अपना अपना नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में भी सीएम योगी के ताबड़तोड़ एक्शन पर जारी बवाल के फिलहाल थमने की उम्मीद कम ही दिख रही। अब आप ये भी देखिए कि 10 अक्टूबर से पहले यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए भी योगी ने कह दिया। इसके साथ ही योगी ने एनएचएआई के अधिकारियों से भी कह दिया कि जब तक हाईवे के गड्ढे ठीक नहीं होते तब तक लोगों से टैक्स ना वसूला जाए। यानी लोगों की जो तकलीफ है उसको योगी आदित्यनाथ समझ रहे हैं और उस पर एक्शन भी ले रहे हैं। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास का वक्त हो गया। नकली नोट बनाने की फैक्ट्री सपा और अखिलेश की नई मुसीबत बनेगी क्या? नकली नोट बनाने वालों का वो इलाज कि अब असली नोट देखकर भी वो कांपेंगे, उसका चल। उत्तर प्रदेश में नकली नोट बनाने वाले गिरोहों के खिलाफ तेजी से एक्शन हो रहा है। चाहे देश की बात हो फिर प्रदेश की बात हो, नकली नोट इकोनॉमी के लिए को बड़ी चोट पहुंचाती है। फेक करेंसी का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नकली नोट बनाने वाले गिरोहों का खुलासा हो रहा है उससे किसी बड़ी साजिश की आशंका जो है वो जोर पकड़ रही है। कल ही कुशीनगर में नकली नोट बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ था और आज इस घटना के तार प्रयागराज के एक मदरसे से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। प्रयागराज के मदरसे में भी नकली नोट बनाने का खुलासा हुआ था। कुशीनगर में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का कनेक्शन प्रयागराज के मदरसे से था। कुशीनगर में पकड़े गए जाली नोट प्रयागराज के मदरसे में छापे गए थे। नेपाल और डी कंपनी से आरोपियों का कनेक्शन हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। यानी जाली नोट का यह मामला जितना सीधा दिख रहा है हो सकता है ये उससे भी कहीं बड़ा नेटवर्क हो और यह भी संभव है कि देश के खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो। पिछले 1 महीने के दौरान यूपी में जाली नोट बनाने वाले गिरोह के 2 बड़े मामले आए हैं, जिसमें ताजा केस कुशीनगर का है जहां पुलिस ने जाली नोट के इंटरनेशनल गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह के 10 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद कुछ आरोपियों को व्हील चेयर पर लाया गया। उनके पैरों पर प्लास्टर बंधा हुआ था। व्हील चेयर पर बैठे आरोपी कैमरे के सामने माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि साहब माफी दे दो। सोचिए कैसा ट्रीटमेंट हुआ इनका, जरा देखिए क्या कह रहे हैं लोग। माफी माफी साहब, माफी माफी साहब, माफी 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 साहब, माफी माफी साहब। यानी नोट छापने वालों का व्हील चेयर वाला इलाज हुआ है। आपको बताता हूं कि इन आरोपियों के पास से क्या क्या बरामद हुआ। 5.5 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद हुए। 1 लाख रुपए से ज्यादा के असली नोट भी मिले। 10 तमंचे, 30 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। 4 सुतली बम, 10 आधार कार्ड, 10 एटीएम कार्ड, 13 मोबाइल, 26 सिम, 8 लैपटॉप मिले। आरोपियों के पास नेपाल की करेंसी भी मिली। यानी ये पूरे आरोपी जो हैं जिस तरह से काम कर रहे थे वो पूरा प्रॉपर नेटवर्क दिखता है। लेकिन यूपी पुलिस एक्टिव है और जो इलाज करने का यूपी पुलिस का स्टाइल है वो तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से इनका इलाज हो रहा है। एक बार जरा वो माफी मांगते वाला वीडियो फिर से दिखाइए। तो वो एक बार वो तस्वीर दिखाता हूं आपको। माफी साहब, माफी 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 साहब, माफी माफी साहब, माफी। तो योगी राज में इलाज का ये मॉडल तो रुकने वाला नहीं है, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद लौटूंगा तो ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश कैसे एक बार फिर से हुई है और नाकाम हुई है उसकी खबर बताऊंगा।